मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया है कि शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा जो है ना एक मूल्यवान चीज़ है, एक मूल्यवान चीज़ है और इसे पाने के लिए हम लोगों को कोई कीमत नहीं चुकाना है। अगर चुकाना है तो सिर्फ परिश्रम ही चुकाना है। मतलब हम लोग इसके अपनी परिश्रम से ही कुछ बेहतरीन पा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका अगर टारगेट है कि जैक बोर्ड में अगर 450 प्लस का अगर टारगेट रखें हैं तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ परिश्रम देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों को मिला है क्रैश कोर्स जो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस क्रैश कोर्स का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 7780379995। मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले बता देना चाह रहे हैं कि हम जो अभी क्रैश कोर्स में जो क्लास दे रहे हैं वह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का दे रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में यहाँ से 90% प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। आज का जो हम क्लास लेकर आए हैं वह क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान से लेकर आए हैं और विज्ञान से जो लेकर आए हैं संपूर्ण पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, यानी विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट प्रश्नों को और याद करने का भी प्रयास करते हैं। तो हम सबों के बीच में फर्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को लिखना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उनका दो महत्व क्या क्या है। तो इसका जवाब कैसे लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट के सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। आप देखते होंगे लोग कहता है कि अपने घर को पुट्टी कर रहे हैं, पुट्टी करवा रहे हैं। तो ये जो पुट्टी है ना, बस इसी पुट्टी का दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लिख देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट के सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए किया जाता है, मतलब बैंडेज करने में किया जाता है। अगर किसी का हाथ टूटता है ना तो देखना सीमेंट जैसे एकदम प्लास्टर कर देता है, जो प्लास्टर करता है ना वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है कि साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। जो साबुन है और जो अपमार्जक में, इसमें दो अंतर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आंसर लिखना है कि साबुन एवं अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, अब देखिए ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, एक साइड में लिख देना है साबुन और दूसरी तरफ लिख देना अपमार्जक और बीच में एक सुंदर सा लाइन दे देना है। इसके बाद लिखना है साबुन तरफ नंबर 1 देख करके कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। अपमार्जक में लिखना है अपमार्जक सल्फ्यूरिक अम्लों के क्या है, सोडियम लवण है, सोडियम लवण है। फिर नंबर दूसरा देना है, वो लिखेंगे यह जल में घुलनशील है, यानी जो साबुन है जल में घुल जाता है। फिर अपमार्जक में लिखेंगे यह जल में अधिक घुलनशील है। फिर आगे बढ़ेंगे और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वह क्षारीय होता है और जो अपमार्जक है इसका जो जलीय विलयन है वह उदासीन होता है। वह क्या होता है? उदासीन होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे या कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है, और इस चौथा पॉइंट अपमार्जक में लिखेंगे या कठोर जल में आसानी से झाग देता है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो एक मस्ट इंपॉर्टेंट सुंदर सा प्रश्न मिलेगा। जो प्रश्न है सौर सेल क्या है, सौर सेल के निर्माण में प्रयोग के लिए दो तत्वों के नाम लिखिए। 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक और सेल को धूप में रखने पर कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखेगा बताओ? तो बताओ कि गुरुजी लिखेंगे कि ऐसी युक्ति जो सौर सेल को सीधे ऊर्जा में बदल देती है और सौर सेल कहलाती। मतलब कि ऐसी युक्ति जो सौर सेल को सीधे किस बदलती है? ऊर्जा में बदल देती है। क्या करती है? सौर सेल को
सौर सेल को मतलब धूप को सीधे बदल देता है किसमें, ऊर्जा में, तो इसी को बोलते हैं सौर सेल, इसी को बोलते हैं सौर सेल। समझ गए होंगे। वो लिखेंगे इसके बाद सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त दो तत्व हैं, तो सिलिकॉन और सेलेनियम होता है। के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल में एक सौर सेल को धूप में रखने पर लगभग 0.7 वाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 4 मिलता है कि प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो इसका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिरोधकों में से पहले प्रतिरोधकों का दूसरा, प्रतिरोधकों में से पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा को एक साथ तथा दूसरे प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोधकों का पहले सिरा को एक साथ जोड़कर जो संयोजन तैयार किया जाता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 5 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। तो इसका जवाब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिख के डैश करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिख के डैश करना है और लिख देना है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं या कहलाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है। तो पहला लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, ये बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। दूसरा लिखेंगे ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा लिखेंगे चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर जो होती है। सो जिसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 6 है कि ईंधन के कोई 2 लक्षण लिखिए जो गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। मतलब ईंधन का 2 लक्षण लिखना है जो गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब लिखेंगे कि ईंधन के 2 लक्षण जो उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं निम्न है। नंबर 1 लिख देंगे ऊर्जा प्राप्त करने में क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मतलब ईंधन आसानी से मिल जाए। दूसरा लिखेंगे इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया सके, ऐसा नहीं हो कि आसानी से मिलता है और उसको रखना बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊर्जा आसानी तरीके से मिल जाए, इसका जो परिवहन और जो भंडारण होता है आसानी तरीके से हो जाए। तीसरा लिखेंगे ऊर्जा के उपयोग पर्यावरण को क्षति कम से कम होना चाहिए, मतलब ऊर्जा का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना तो इससे पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। इसके बाद लिखेंगे सस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्रदान करे। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। अगर कोई दिक्कत है ना तो आप में कमेंट बताइए कि इस गुरुजी हमें इस पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, एक प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे याद करें, आपको ट्रिक भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सुंदर सा प्रश्न मिलता है और प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों धातुओं और अधातुओं में कोई 2 भौतिक और 2 रासायनिक अंतर लिखिए। ये जो प्रश्न है ना मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर देखिएगा और याद भी करिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आप वीडियो को इग्नोर कर दे और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, इसके बाद आप बाद में फिर वीडियो देखकर अपना रोना धोना शुरू कर दे। तो इससे पहले भी हम लोगों के पास बिल्कुल 2 महीने का समय है और इस 2 महीने में हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग को मेहनत करना होगा, हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ तैयारी करनी होगी। चलिए तो लिखते हैं कि इसका अंतर कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो लिखना है धातुओं और अधातुओं में 2 अंतर निम्नलिखित है। धातुओं और धातुओं में 2 अंतर निम्नलिखित है। तो पहले हम लोग भौतिक अंतर लिख लेंगे, एक तरफ धातु लिखेंगे दूसरी तरफ अधातु लिखेंगे और पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे धातुएं कठोर होती है। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। और अधातु में लिखेंगे अधातुएं भंगुर होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे धातु में ये चमकदार होती है। इसका ऑपोजिट लिखेंगे ये चमकदार नहीं होती है।
ये अधातुवर्त एवं तन्य होते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट लिखेंगे, ये अधातुवर्त एवं तन्य नहीं होते हैं। इसके गलनायक अवयव क्वथनांक उच्च होते हैं और इसके गलनायक क्वथनांक निम्न होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब धातु को याद कर लेना है और धातु का जो अपोजिट है ना, वह सब अधातु के भौतिक गुणों में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ने पर मिलता है रासायनिक अंतर। तो फिर रासायनिक अंतर लिखे डैश कर देंगे और एक तरफ लिख देंगे धातु, दूसरी तरफ लिख देंगे अधातु, और जवाब लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि धातु विद्युत धनात्मक होती है। जैसे Na प्लस Mg प्लस प्लस, ये हो गया किसका, धातु का। अधातु में लिखेंगे मेरी प्यारे बच्चों कि यह धातु विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे Cl माइनस। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। और धात्मिक का लिखेंगे कि अधात्मिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं मेरी प्यारे बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जैसे लिखेंगे Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरी प्यारे बच्चों। तो एक और भी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको शायद हमको लग रहा है अभी बार बार पूछा जाता होगा, आपके एग्जाम में पूछने के भी 100% चांस बन रहे हैं। वो प्रश्न कौन सा हो सकता है बताओ? तो होगा गुरुजी, वह प्रश्न हो सकता है ओम का नियम लिखें, ओम का नियम लिखें, ओम का नियम लिखें। तो जवाब लिखना है समानता पर किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा परिपथ के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और ये ओम का साइन है, ये ओम का क्या है, साइन है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न मिलता है जल की या अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी जब जल की या जो है ना, जब जल अनुपस्थित होता है तो ये अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका जवाब लिख देना है कि जल की अनुपस्थिति में यम्ल का आयनीकरण नहीं होता है, अतः H प्लस आयन का निर्माण नहीं होता है। यम्ल का उसका अम्लीय गुण H प्लस आयन के कारण ही होता है। इसी कारण से जल की अनुपस्थिति में यम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो 10वां नंबर प्रश्न मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वह प्रश्न है थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा एक उपयोग लिखिए। तो जवाब लिख देना है थर्मिट अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al बनाता है 2Fe प्लस Al2O3। थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल पटरी तथा मशीनिकल पुर्जों के दरारों को जोड़ने में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने रासायनिक और भौतिकी विज्ञान से जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान की ओर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, और आगे बढ़ते हैं तो जीव विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है कि मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है। अगर कोई व्यक्ति लंबा नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, अथवा अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो गया है उसका क्या कारण हो सकता है। तो जवाब लिख देना है कि वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कारण स्रावित होने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है। मतलब जो वृद्धि हार्मोन है ना, वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, यह शरीर में हड्डी की लंबाई को नियंत्रित करता है। और जो वृद्धि हार्मोन जो है, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, यही हमारे शरीर की हड्डियों की लंबाई को नियंत्रित करता है। अगर यह हमारे शरीर में अधिक स्रावित होने लगता तो व्यक्ति अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति में कम निकले तो व्यक्ति बौना हो जाता है। तो लिख लोगे ना, एकदम इजी है कि नहीं है। क्या लिखना है कि मनुष्य में बौनेपन के निम्नलिखित कारण है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो यह शरीर में हड्डियों की लंबाई को नियंत्रित करता है। यदि किसी व्यक्ति में यह अधिक स्रावित हो, व्यक्ति अनावश्यक रूप से लंबा हो जाता है, और अगर यही हार्मोन किसी व्यक्ति में कम स्रावित हो तो व्यक्ति बौना रह जाता है। आगे बढ़ते हैं तो एक सुंदर सा प्रश्न मिलता है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। कोई दो अंतर लिखिए। ए बाबू रुको, रील देखने से ना
कुछ नहीं होने वाला है। तुम रील देख लो, जिंदगी भर रील देखते रह जाओगे। अगर अभी मन से अगर पढ़ाई करोगे ना तो तुम एक दिन दूसरे को रील दिखाओगे। हाँ, अब सोच लो, तुमको जिंदगी भर रील दिखना है, देखना है या दिखाना है, तुमको डिसाइड करना है। अगर दिखाना है ना तो भी मन लगा के पढ़ो, मन लगाकर तैयारी करो, पूरे वीडियो को देखो, शुरू से अंत तक देखो। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। और दोस्तों के साथ जय मां शारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के बारे में चर्चा करो। और हाँ, एक बात और सुन लो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सोचने से होगा, याद करने से होगा, स्मरण करने से होगा। ऐसे वीडियो हजारों देखते हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसको याद कर लो, भले आपको बुरा लगे लेकिन आपके भविष्य के लिए है ना, अच्छा बोल रहे हैं। सुनिए, क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? कोई दो ही अंतर लिखिए। जवाब लिखना है, द्विखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार से भिन्न है। द्विखंडन बहुखंडन, अब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ लिख देना है द्विखंडन, एक तरफ लिख देना है द्विखंडन। मेरा जो पीडीएफ ना टाइपिंग किए तो सही, बाकी पीडीएफ बनने के बाद या थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया तो समझ लीजिएगा अच्छा से। तो एक तरफ लिख देंगे द्विखंडन, दूसरा लिख देंगे बहुखंडन, ठीक है। तो द्विखंडन में लिखेंगे नंबर 1 देखिए, किस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है? किसमें? किसमें? द्विखंडन में। इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभक्त होता है। वहीं द्विखंडन में लिखना है कि इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है। लिख लोगे? चलिए आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। फिर वही लिखेंगे किसमें? बहुखंडन में, कि प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अमीबा इसके उदाहरण है। और इधर लिखेंगे प्लाज्मोडियम इसके उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्यारा सा प्रश्न मिलता है जो शायद हमको लग रहा है, मेरा दिल आवाज दे रहा है कि गुरुजी ये प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। कौन सा प्रश्न ऐसा हो सकता है? और प्रश्न है, मधुमेह क्या है या क्यों होता है? जवाब लिखना है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। मानव शरीर में इसका कार्य रुधिर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना है। पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है, जब अग्नाशय द्वारा इसका स्राव कम मात्रा में होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह गंभीर बीमारी है जिसे डायबिटीज या मधुमेह के कुछ रोगियों जिनके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित की जाती है। लिख लोगे? कोई दिक्कत है? पूछो कैसे लिखना है, फिर समझ लो। लिखना है कि इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। मेरे प्यारे बच्चों, जो इंसुलिन है ना वो एक हार्मोन है और इसका स्राव जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। लिख लोगे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखना है, मानव शरीर में इसका कार्य है रुधिर में ग्लूकोज और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कर देना है। इसके बाद लिखना है कि जब अग्नाशय के द्वारा इसका स्राव कम मात्रा में होता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह गंभीर बीमारी है जिसे डायबिटीज या मधुमेह के कुछ रोग कहते हैं। और मधुमेह के कुछ रोगियों जिनके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, इसे इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं तो एक प्यारा सा प्रश्न मिलता है, पीडकनाशी रसायनों का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार से व्यावर्धन की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं? जवाब लिख देना है कि अजैव निम्नीकरण रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक या हर श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। या हर श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ये पदार्थ उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है और तो इसके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संचित होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया जीव व्यावर्धन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न मिल जाता है, प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है? जवाब लिख देना है सुंदर सा कि गुरुजी प्रकृति में नए जातियों की उत्पत्ति निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 लिख देना है, पर्यावरण के साथ
जीवन संघर्ष एवं प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन। लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे विभिन्नताएं एवं आनुवंशिक विचलन। तीसरा लिखेंगे डीएनए में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, जिससे दो उपसमष्टियां आनुवंशिक के रूप में इतनी भिन्न हो जाती है कि उनके बीच लैंगिक प्रजनन संभव नहीं होता है। इस प्रकार प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को 16 नंबर मतलब 16वां प्रश्न मिलेगा, और वह प्रश्न क्या है, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है कि संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं से आप क्या समझते हैं। जवाब लिख देना है, पहले संवेदी लिख के डैश करोगे और लिखना है वैसी तंत्रिका जो ग्राही अंग से आवेश प्राप्त कर विद्युत संकेत में बदल देती है उसे संवेदी तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, प्रेरक लिख के डैश कर रहा है वैसी तंत्रिका जो मृरज्जु तथा मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों को संबंधित अंगों या ग्रंथियों द्वारा पहुंचाता है उसे प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 17 नंबर का मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। वो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। जवाब लिखना है, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के माल्टोस में पचाता है। तो इस प्रकार से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मनुष्य के स्टोमक में भोजन के प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रखता है, प्रोटीन को पचाता है तथा प्रोकैरियोटिक एंजाइम स्टार्च पचाता है। लिख लोगे ना। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 18 नंबर का मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आई है, और वह प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है जिसको सुनकर आप लिख सकते हो बिना याद किए हुए। वह प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वन के संरक्षण के लिए कोई 3 उपाय समझाइए। मतलब वन को कैसे बचाएंगे इसके 3 उपाय लिखना है। तो पहले लिखोगे वन के संरक्षण के 3 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखना है वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, यानी वन संरक्षण के लिए क्या करेंगे, एक सख्त कानून बनाएंगे। दूसरा लिखेंगे वृक्षारोपण। तीसरा लिखेंगे पेड़ों के काटने पर रोक लगाना। चौथा लिखेंगे वनों को आग से बचाना। पांचवा लिखेंगे वनों को अधिक चराई से बचाना। इस प्रकार लिख लोगे मेरी प्यारी बच्चों 5वां पॉइंट तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक सुंदर सा फिर प्रश्न मिलता है और अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रश्न है 19 नंबर का कि ओजोन परत का अपक्षय चिंता का विषय क्यों है, इसकी क्षति को सीमित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। आंसर लिख देना है ओजोन, जिसको हम लोग बोलते हैं O3। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है। ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इन विकिरणों से त्वचा कैंसर होता है और जीवों के लिए हानिकारक है। इस कारण से ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। इसी क्षति को सीमित करने के लिए निम्न तरीके हैं। इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है और लिखना है फिर नंबर 1 CFCs के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा लिखेंगे नाभिकीय विस्फोट कम हो जाना चाहिए। तीसरा लिखेंगे सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार लिख लोगे ना। आगे बढ़ते हैं तो एक भी और इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। मिट्टी को कैसे बचाएंगे इसके 3 उपाय लिखने को कहता है। जवाब लिख देना है मृदा संरक्षण के 3 उपाय निम्नलिखित है। फिर नीचे लाइन लिखना है नंबर 1 कि भूमि कटाव को रोकना चाहिए। भूमि कटाव को रोकना चाहिए। और लिखेंगे इसके लिए वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, अतिचारण पर रोक होना चाहिए, भूमि को परती ना छोड़ना चाहिए। इसे उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख देंगे
पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, पहाड़ी रानों पर गुल्ली बनाकर उतरते हुए जल के वेग को कम करना चाहिए। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके विज्ञान से 20 मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे। और यह जो प्रश्न है ना, सभी प्रश्न मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न मिलने वाला है, आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न मिलने वाला है। ऐसा ना हो जाए कि आप इन प्रश्नों को देखें ही नहीं, इस वीडियो को आप इग्नोर कर दें और एग्जाम में ही प्रश्न छप जाए, एग्जाम में ही प्रश्न छप जाए और बाद में तुम इस वीडियो को देखकर रोओगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए 20 मिनट का ये वीडियो है, आपका 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाला है, तो एक बार पूरा देख लेना है। अगर समझ नहीं आता है तो डीके सर आपके लिए है, आप पूछ सकते हो उससे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वह रिक्वेस्ट क्या है, अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको समझ आ जाए तो क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और एक सुंदर सा अपने गुरुजी के मेहनत के लिए कमेंट कर देना है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। और क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे और आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा प्यारे बच्चों, कि आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के बारे में चर्चा करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को जबरदस्त रखिए।